चैप्टर 20। यादों का भंवर बहुत गहरा होता है। मैं उन सुनहरी यादों के भंवर में चली जा रही थी। कहते हैं कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, अपनी रफ्तार से चलता रहता है। मेरे लिए तो ये वक्त तब ठहर जाता जब भी मैं उसकी आंखों में देखती थी। पल भर के लिए ही सही, ये वक्त मुझको रुक जाने का एहसास दे जाता था। उसकी छोटी छोटी आंखें मुझे गहरी झील सी लगती है। आते जाते कहीं पर वो मेरी आंखें मुझे गहरी झील सी लगती है। आते जाते कहीं पर वो मेरी आंखों में आंखें डालकर जब देख लेता, ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया जीत ली हो। जैसे पल भर में वो सब समझ गया जो मैं किसी से नहीं कह पाती। जैसे आंखों में आंखें डालकर जब वो देखता तो ऐसा लगता था जैसे उन गहरी झील सी आंखों में डूब गई हूँ। आते जाते जैसे वक्त थम गया हो। उसकी आंखों की यादों से बाहर निकली तो देखा कि मेरी सबसे करीबी दोस्त का फ़ोन आ रहा है। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और बताने लगी कि आज मुझसे मिलने रिशन आ रहा है। घंटे भर तक उससे रिशन की बातें करके फ़ोन रखा और पढ़ाई करने लगी। फिर से मेरा मन उन सुनहरी यादों के पीछे भागने लगा। यादों के सहारे में पुराने वक्त में आ गई। हर रोज़ ईश्वर से मैं एक ही दुआ मांगती थी कि मेरी मुलाकात रिशन से करवा दे, और शायद मेरी दुआ कबूल हो गई थी। मुझसे मिलने के लिए पापा चंडीगढ़ आए थे। शाम का वक्त था। लता और लौकी भी पापा से मिलने आए। हम सब ने साथ में खाना खाया। पापा थके हुए थे इसलिए जल्दी सो गए थे। मैं, लता और लौकी दूसरे कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। साथ ही मैं छुप छुप कर रिशन की तस्वीरें देख रही थी। ना जाने कब लता ने मेरी तस्वीर ली और सोशल मीडिया पर लगा दी। मैंने लौकी को रिशन से मिलने उसके घर जाने को कहा। मैंने कहा कि हम हमेशा उसकी गली में जाते हैं, पर आज उसके घर चलते हैं। तुम मिल लेना, मैं नीचे ही खड़े रहूँगी। 2 घंटे तक उन दोनों को किसी तरह मनाने के बाद हम रिशन की गली में थे। जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। लता और लौकी ऊपर गए और मैं कुछ देर नीचे खड़ी रही। उसी के सामने वाली सोसाइटी में मेरे कुछ दोस्त रहते थे। सोचा वहाँ जाकर मैं उनसे मिल लेती हूँ। तो इतने में लता का मेरे पास फ़ोन आया है कि निशा ऊपर आ जा। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धक धक कर रहा था। डर डर कर एक एक सीढ़ी में ऊपर चढ़ रही थी। आखिर में उसके घर की मंजिल पर आ ही गई। दरवाज़ा खुला था। सोफे पर सामने रिशन बैठा था। उसको देखकर मैं बाहर ही रुक गई। रिशन ने मुझे देखते ही आवाज़ देकर कहा कि अंदर आ जाओ। मैं अंदर की तरफ बढ़ी। उसने मुझे बैठने के इशारे से अपने सामने रखे सोफे की ठीक करते हुए मुझे देखा तो मैंने घबराते हुए इधर उधर देखा और लता के पास बैठ गई। तभी लता कहती कि तुझे बैठने के लिए वहाँ कहा गया है, तू यहाँ बैठ गई। मैंने फीकी सी हंसी के साथ कहा कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। कमरे में अजीब सन्नाटा फैल गया। सब मुझे घूर के देख रहे थे, यहाँ तक कि लता भी। तभी रिशन ने मुझसे पानी के लिए पूछा और मैंने मना कर दिया। तभी वहाँ रिशन का रूममेट आकर बैठ गया। मुझसे उसने हेलो कहा और पूछने लगा कि ये पैर में क्या हुआ। मैंने जोर की सांस भरी। पहले रिशन को देखा और फिर कहा कि बस चोट लग गई थी। उसने फिर पूछा कैसे। मैंने जवाब दिया सीढ़ी से गिर गई थी। तभी रिशन ने मुझे घूर के देखा क्योंकि वो जानता था मैं झूठ बोल रही थी। मुझे ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगता ये बताना कि मेरे पैर में क्या हुआ, खासकर कि जब लोग मेरे पैर को अजीब नज़रों से देखकर सवाल जवाब करते हैं। उसका रूममेट मुझसे किसी पंचायत की तरह सवाल कर रहा था। उसने मुझसे फिर पूछा कहाँ चोट लगी, कॉलेज या फिर तुम्हारे घर पर। मैंने कहा यही घर पर सीढ़ी से गिर गई थी। रिशन ने उसे धीरे से कहा कि इसको कैंसर था। उसके रूममेट को फिर भी समझ नहीं आया और मुझसे बेतुके सवाल करने लगा। तभी लता ने ज़ोर से कहा कि सामने वाली सोसाइटी में कुछ दोस्त रहते हैं, मैं उनसे मिलकर आई। लता वहाँ से निकली और उसका रूममेट उठकर अपने कमरे में चला गया। लौकी बैठकर रिशन से बातें कर रहा था और मैं अकेली बैठी उनकी बकबक सुन रही थी। मैंने फ़ोन उठाया और टाइम पास करने लगी। लौकी मुझसे कहता कि तू भी कुछ बोलना, फ़ोन में लगी हुई है। मैंने मन में सोचा तू चुप हो तभी तो मैं कुछ बोलूँ। ले फ़ोन में बस इतना कहकर रह गई कि क्या कहूँ। तो रिशन कहता कि मैं तो फ़ोन चलाता ही नहीं हूँ।
मैंने बेचारा सा मुंह बना लिया। तभी ऋषभ ने कहा कि यहाँ आ जाओ। मैं उठकर उनके पास बैठ गई। बातें होने लगी और बातों ही बातों में लौकी मेरा मजाक बनाने लगा। गुस्से से मैं चुप हो गई। तभी ऋषभ ने कहा, समझ आता है ना? समझ नहीं है पर कुछ बोलती नहीं बस। छोटे से मजाक पर भी उसने मेरे लिए बोला। मुझे अच्छा लगा। जैसे ही उसने ये कहा मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें मेरी ही आंखें झोंक रही थी। हल्की सी मुस्कान के साथ मैं उसे ही देख रही थी। इतनी सी बात पर जब उसने मेरे हाथ साथ दिया मैं मन ही मन बहुत खुश हुई। और फिर से लौकी ने अपनी बातें शुरू कर दी। मैंने ऋषभ से थोड़ा पानी मांगा। वो जैसे ही किचन की ओर गया मैंने लौकी को गुस्से की नज़रों से देखा और कहा कि मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा था। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहता कि तो फिर मैं जाऊँ? मैंने कहा हाँ चले जा। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है पर वो तो सच में उठकर बाहर जाने लगा। तभी ऋषभ पानी लेकर आया तो लौकी से पूछा कहाँ जा रहा है? उसने मुझे कनखियों से देखा और जवाब दिया कि बस बाहर तक होकर आ रहा हूँ। तुम लोग बैठो मैं आया। लौकी चला गया। ऋषभ ने मुझे पानी का ग्लास थमाया। मैंने एक घूंट पानी का पिया और मेरा मुंह पर बर्फ बन गया। मैंने कहा कि ये तो बहुत ठंडा है। उसने मेरे हाथ से ग्लास वापस लिया और कहा कि थोड़ा नॉर्मल पानी करके देता हूँ। पानी से वो ग्लास भर कर लेकर आया। मुझे ग्लास दिया और मेरे पास बैठ गया। मैंने घबराते हुए पानी पिया और ग्लास टेबल पर रख दिया। अब कमरे में बस मैं, ऋषभ और खामोशी थी। मैं अपनी नज़रें झुकाकर बैठी हुई थी। खामोशी को तोड़ते हुए ऋषभ ने कहा, तो तुम ठीक हो? मैंने ठीक हूँ कहा जवाब देते हुए सिर हिला दिया। फिर उसने पूछा कि कौन से दोस्त से मिलने गई थी। मैंने कहा सामने ही सोसाइटी में रहती है, बस वही गई थी। ऐसे ही इधर उधर की बातें होने लगी। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई। हमें साथ बैठे बातें करते 1 घंटा हो गया था। ऋषभ ने मुझसे पूछा कि तुम मिलना चाहती थी ना? क्यों? मैंने कहा मिलना था, बस ऐसे ही कहकर मैं चुप हो गई। उसने भी कुछ नहीं कहा। तब मुझे लगा कि आज ये मेरे सामने है, क्या पता कल मिले या ना मिले। तब मैंने कहा उससे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसने मुझे देखा फिर नज़रें नीचे करके कहता है कि हाँ बताया तो था। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ना जाने क्यों मेरा मन नहीं मानता। वो कहता क्यों नहीं मान रही हो, कैसे साबित करूं तुम्हें? उसने कहा कि देखती होगी कॉलेज में घूमते हुए। मैं चुप हूँ, सोच रही हूँ कि कैसे कहूँ इससे कि जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करते। ये सुनने में इतना दर्दनाक नहीं था जितना तुम्हें किसी और की बाहों में देखना और उसे कहते सुनना कि वो किसी रिश्ते में है। वो मेरी तरफ ही देख रहा है। उसे देखते हुए मैंने कहा कि आज तुमने उसे कॉरिडोर में मेरे सामने गले से लगाया, कम से कम मेरे सामने तो ना करते। उसने नज़रें फेर ली और फिर से मुझे देखा और कहा कि ठीक है, नहीं करूँगा तुम्हारे सामने। फिर सामने सोशल मीडिया की बात छेड़ दी और कहा कि तुम्हारी तस्वीर देखी थी, कल तो तुम्हारे ब्लॉग चल रहे थे। मैंने कहा तुम देखते हो? हाँ तुम भेजती हो। मैंने फिर कहा तुम देखते हो? मैं उससे कहना चाहती थी कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम भी मेरा सोशल मीडिया देखते हो। उसने कहा हाँ तुम भेजती हो। उसने कहा कि आज मैंने लता का सोशल मीडिया देखा, उसने तुम्हारी फ़ोटो भेजी थी जिसमें तुम मेरी तस्वीर देख रही थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन सी फ़ोटो। उसने कहा तुम नहीं जानती। मैंने कहा नहीं और फिर वो चुप हो गया। उसको मेरे स्टॉक करने के बारे में पता चल गया था। मैं चुप हो गई। मैंने उसे फिर कुछ नहीं कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो कहता कि और कुछ बोलना है? जो भी कहना है कह दो। अगर मैं सो गया तो फिर बोलूँगी कि सुना नहीं मैंने उसे कहा कि क्या बोलूँ, मेरी सारी बातें बकवास है। तो उसने कहा कि मुझे सुनना है। मैंने फिर से अपनी बात दोहराई तो उसने फिर कहा मुझे सब सुनना है, तुम बोलो। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कितना बेचैन हो रहा था वो मेरी हर बात सुनने के लिए। मैंने कहना शुरू किया कि देखो मुझे नहीं लगता तुम उसके साथ किसी रिश्ते में हो। मेरा मन नहीं मानता। तुम 100 बार भी कहोगे तब भी नहीं। हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और करती रहूँगी हमेशा। तुम्हें प्यार हो या ना हो, कभी तुम कभी आओ या ना आओ, पर मैं हमेशा यूं ही प्यार करूँगी तुमसे। उसने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करते हुए कहा कि यह मुमकिन नहीं है निशा।
मैंने कहा, जानती हूँ नहीं है मुमकिन, पर फिर भी ऐसे ही करूँगी प्यार। उसने चिल्लाकर कहा, क्यों है इतना प्यार? मैंने कहा, नहीं पता मुझे, प्यार करने की कोई वजह नहीं होती, हो जाता है बस। वैसे ही मुझे भी हो गया तुमसे प्यार। नहीं चाहिए रिश्ता कोई, तुम खुश रहो बस काफ़ी है मेरे लिए। उसने कहा, तुम अपना वक्त और ताकत बर्बाद कर रही हो, अपना समय खराब कर रही हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उसने फिर कहा, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा करके, बस तकलीफ होगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार ऐसे ही रहेगा। उसने मुझसे कहा कि कुछ दिन में कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, तुम भी नॉर्मल हो जाओगे और ये प्यार ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं है और ना ऐसा होगा। उसने कहा, तुम जानती हो मेरा 7 साल का प्यार था और उसने मुझे छोड़ दिया। जब वो छोड़ सकती है तो कुछ भी हो सकता है। मैं चुप रही। उसने कहा कि इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने कहा, मुझे कुछ पाना भी नहीं है। वो चुप हो गया और मेरे पास ही वो सोफे पर लेट गया। बातें करते करते उसकी आंख लग गई। मैं उसे देखती रही। कुछ देर बाद मैंने लौकी को कॉल किया पूछने के लिए कि तुम लोग कहाँ हो। उन्होंने बताया कि वो सामने सोसाइटी में है। मैंने उन्हें कहा कि रात बहुत हो गई है, घर जाना है, तुम लोग आ जाओ। फ़ोन रखकर मैं रिशन को देखने लगी। मैंने रिशन को जगाया। गहरी नींद लग गई थी, शायद इसलिए उसने उठने में देर लगा दी। उठते ही हड़बड़ा कर बोला, अरे मैं सो गया था, माफ़ करना। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लो और आराम से सो जाओ। इतने में लौकी और लता आ गई। रिशन हमें छोड़ने नीचे गली तक आया। उसने सबको बाय किया और हमेशा की तरह लता को प्यार से गले से लगाया। मैं पास में ही खड़ी थी कि मुझे बुलाया और हल्के से गले लगाया और मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसे बाय कहा और हम अपने अपने घर चले गए। सुबह उठी तो देखा सुबह के 10 बज रहे थे। रात को रिशन के घर से लौटने में 3:30 बज गए थे, इसलिए सुबह देर से आँख खुली। सुबह उठते ही मैंने रिशन को गुड मॉर्निंग का मैसेज किया और साथ में लिखा कि तुम्हारी नींद खराब करने के लिए सॉरी। कुछ देर बाद उसका मैसेज आया कि कोई बात नहीं, मुझे 3 घंटे मिल गए थे सोने के लिए, काफ़ी है मेरे लिए। मैंने पूछा कि बस इतनी ही नींद आती है तुमको? तो कहता, हाँ, वही सोफे पर था रात को। मैंने पूछा, वही सो गए थे रात को सोफे पर? उसने हाँ में जवाब दिया। मैंने पूछा, क्यों, कमरे में जाकर आराम से सो जाते? तो कहता कि बैठा रहा सोफे पर काफ़ी देर तक, फिर कब नींद आई पता नहीं लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं फिर से जाग सकती हूँ कल की तरह? उसने पूछा, मतलब? मैंने कहा, कुछ नहीं। तो बोलता कि बोलो यार, जाग सकती हूँ मतलब? मैंने फिर सीधी तरह बोला कि कल की तरह फिर से मिल सकती हूँ तुमसे। तो उसने कहा कि यार मेरा कभी पक्का नहीं है, मैं बाहर दोस्तों के साथ होता हूँ तो कभी कहीं। मैं समझ गई थी कि वो मुझे अविवेक से मना कर रहा है, पर फिर भी मैंने उससे बोला कि अगर कभी पक्का हो तो उसने अब सीधी भाषा में ना कहा और कहता कि मैं तुम्हें किसी भी तरह की उम्मीद नहीं दे सकता। मैंने उसे कहा कि ये उम्मीद देना नहीं है, बस कुछ यादें होगी जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। उसने कहा, देखते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैंने मैसेज किया कि कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि एक बात बताओ, तुम्हें ये कहाँ से उम्मीदें देना लग रहा है? तुम्हारी अस्वीकृति देने के बाद तो बोलता पता नहीं, मैं बस तुम्हारे दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए नहीं। मैंने कहा कि दिल तो मेरा रोज़ दुखता है, पर कोई बात नहीं। उसने कहा कि मैं नहीं करता, वो तो तुम खुद कर रही हो अपने साथ। तो मैंने जवाब दिया कि जैसे तुम कर रहे हो अपने साथ, और कोई विकल्प नहीं है, यही अच्छा है कुछ ना होने से। उसका मैसेज आया, ठीक है यार। मैंने उसका मैसेज नोटिफिकेशन से ही पढ़ लिया और 3 घंटे तक सोचा कि उसके इस ठीक है के मैसेज का क्या जवाब दूँ। फिर याद आया कि उसको मेरे स्टॉक किए जाने के बारे में पता लग गया। तभी मैंने उसे मैसेज किया कि तुम्हारी और भी फ़ोटो है मेरे पास जो मैं भी डिलीट नहीं करूँगी। घंटों भर बाद उसने मैसेज देखकर बस इतना कहा कि ठीक है। चैप्टर 21। रात भर से सोचती बुझती उसकी यादों में खोई मैं ना जाने कितने पल मैंने फिर जी लिए। मन ही मन सपने भी संजो रही थी कि क्या हो अगर ये मुलाकात आखिरी ना हो, क्या हो अगर उसे भी मुझसे थोड़ा सा लगा महसूस हो, क्या हो अगर वो भी मेरी तरफ खींचा महसूस करे।
पर फिर अंदर ही अंदर कुछ खटक सा जाता कि ये उम्मीद है, ये सपने बस एक छलावा है जो मुझे अपने और खींच रहे हैं। जैसे मैं इन उम्मीदों और सपनों के बारे में सोचकर असलियत से दूर जा रही हूँ। इतना सब सोच ही रही थी कि तभी ऋषण का मैसेज आया। उसने कहा, मैं अभी मिल सकता हूँ, मुझे बाद में कहीं जाना पड़ सकता है। मैं खुश भी हुई, साथ ही दुखी भी। खुशी तो उसके आने की थी ही, और दुख इस बात का कि मैंने उसके आने की सारी तैयारी कर ली थी। सोचा था कि हम दोनों आज साथ में रात को डिनर करेंगे। मैं उसे अपने छत के मन पसंदीदा जगह पर लेकर जाऊंगी। हम घंटों बातें करेंगे, चांद तारे देखेंगे, पर सब गड़बड़ हो गया। मुझे खुशियाँ मिल तो रही थी, पर किस्तों और शर्तों पर। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि तुम पहले होकर आ जाओ जहाँ जाना है, फिर हम आराम से मिल लेंगे। उसने कहा कि मुझे बहुत थोड़ा वक्त लग सकता है। मैंने पूछा कि तुम्हें कितने बजे तक पहुँचाना है वहाँ। उसने कहा 6। तो उसका मैं ये मैसेज देखकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने उससे कहा कि अभी 4 बज रहे हैं, क्या तुम मुझसे बस 1 घंटे के लिए मिलने आओगे? उसने कहा कि पता नहीं। फिर मैंने उसे अपने घर की लोकेशन भेजी। लोकेशन भेजते ही मैं काम पर लग गई। जल्दी जल्दी बिस्तर पर बिखरा सामान समेटा, पर्दे बदले, घर की थोड़ी साफ सफाई की। उसे आते ही ठंडा पानी चाहिए होगा, इसलिए जल्दी जल्दी पानी की बोतल मैंने फ्रिज में लगाई और बाकी छोटे मोटे काम मैंने किसी तरह 10 मिनट में ख़त्म करे। गर्मी और प्यास से मैं तरबतर हो गई। तभी मेरे फ़ोन पर ऋषण का कॉल आया। मैं एक पल के लिए फ़ोन देखने लगी। पहली बार उसका कॉल मेरे फ़ोन पर आया था। गर्मी, थकान और प्यास से तरबतर हुई पड़ी मैंने हड़बड़ा कर जल्दी से फ़ोन उठाया और हेलो ऋषण बोला तो दूसरी ओर से आवाज़ आई कि निशा, मैं लोकेशन पर पहुँचे गया हूँ। घर कहाँ है और कौन सा है? मेरे कानों में घुलती हुई उसकी आवाज़ जैसे कोई गुण की डोली घोल रहा है। उसके होठों से अपना नाम सुनना लग रहा है जैसे जन्नत से मेरा नाम गूंज रहा है। मैं 2 मिनट में तैयारी हुई और उस 2 मिनट में मैंने खुद को 10 बार निहारा है। भागकर मैं बाहर आई, हाथ से इशारा करते हुए मैंने उसे पुकारा। उसने मुड़कर देखा और दरवाजे से अंदर से आया। मैं वही सीढ़ी पर खड़ी उसकी की तरफ देख रही हूँ। वो मेरे पास से गुजरा और एक पल के लिए देखकर आंखें चुराते हुए मुझे हाय बोला। बदले में मैं बस मुस्कुरा दी। वो अंदर कमरे में आकर बैठा है। उसने मुझसे वह सवाल किया कि तो तुम यहाँ रहती हो? मैंने कहा हाँ, यहाँ रहती हूँ। यह घर उतना साज सजावट से नहीं भरा, क्योंकि टूटी बिखरी जगह, चीज़ें और इंसान मुझे पसंद है। टूटी हुई चीज़ों की संवरना और सहज कर रखना अच्छा लगता है मुझे। मैं उठी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने किचन से उसे पानी लाकर दिया। ग्लास उसके हाथ में देते हुए एक नज़र उसके चेहरे पर गई तो देखा वो मुस्कुरा रहे हैं और मैंने ऐसे संजीदा भाव अपने चेहरे पर रखे हैं। मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी, पर डर और झिझक के कारण मेरी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। मैं आकर बिस्तर पर बैठ गई। वो भी मेरे बगल में ही बैठा हुआ है। मैं हमेशा की तरह चुप बैठी हुई हूँ। उसने ही बोलना शुरू किया, तो तुम यहाँ अकेली रहती हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि क्यों, किसी दोस्त के साथ रह लेती इतने बड़े घर में अकेली? मैंने कहा कि नहीं, अकेले रहना अच्छा लगता है मुझे। अनजान लोगों या दूर की दोस्ती वाले लोगों की दखल अंदाजी नहीं पसंद। मैं तालमेल नहीं बना पाती। तो उसने कहा कि इसमें तालमेल बनाने की कौन सी बात है? तुम एक कमरे में रह लेती और वो दूसरे में। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे अकेले रहना। उसने ठीक है का जवाब दिया और चुप हो गया। मैंने उससे पूछा कि परीक्षा कैसी जा रही है? उसने कहा कि बस ठीक, सीट भर कर आ रहा हो इस उम्मीद में कि पास हो जाऊंगा। और कल के इम्तिहान की तैयारी हो गई? मैंने फिर पूछा। नहीं, बस चल रही है, उसने कहा। मैंने पूछा कि कहीं जाने वाले थे तुम? उसने कहा कि हाँ जाना है, फ़ोन आएगा तो जाऊंगा। 6 बजे करीब जाना है, बस दुआ करो कि फ़ोन ना आए। उसकी बात मुझे कुछ खास समझ नहीं आई। मैं चुप ही रही और हाँ में सिर हिला दिया।
मैं एकदम चुप आंखें नीचे करके उसके पास बैठी हूँ। उसको देखकर मेरी बोलती बंद हो जाती है। कुछ समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ। उसने मुझसे पूछा कि क्यों बुलाया तुमने मुझे। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी निगाहें मेरी तरफ थी। मैंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तो उसने कहा कि अच्छा, शुक्रिया मुझे इतना खास बनाने के लिए। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उससे कहा कि मुझे लगा तुम मिलने से मना कर दोगे। उसने कहा कि नहीं, मिलने में क्या है, मिल सकते हैं, मिलने से थोड़ी ना कुछ होगा। जवाब में मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। लगा जैसे किसी ने खैरात दी हो। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया। सोचा कि नहीं, रीशान ऐसा नहीं सोचता, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच लेती हूँ। चैप्टर 22। महसूस करो तो हवाओं में खुशबू, चांद जैसे ज़मीन पर हो, तारे जैसे दूर से मुस्कुरा रहे हो, पर असलियत देखो तो इन हवाओं में बस चारों ओर पसरी खामोशी है। रीशान मेरे पास बैठा है। लग रहा है जैसे मुझे सब मिल गया हो। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये मैं हर बार उसे देखकर महसूस करती हूँ। हम खामोश ज़रूर थे पर दिलों की बातें से अनजान नहीं। उसने खामोशी तोड़ी और कहा कि अब तो पैर बिल्कुल ठीक हो गया है ना। मैंने कहा हाँ। मैं मुस्कुरा दी इस बात पर क्योंकि मुझे याद आया कि जब पूरी तरह से पक्का हो गया था कि मेरा पैर गया तो सबसे पहले मैंने इसको ही मैसेज करके बताया था। ठीक हो गया तो सबसे पहले मैंने इसको ही मैसेज करके बताया था। और ये भी याद आया कि कैसे डॉक्टर ने मुझे 3 महीने का वक्त दिया था। ये लोग बस यही पता लगाना चाहते थे कि शरीर में कोई कैंसर सेल तो नहीं है। 3 महीने के इंतज़ार के बाद जब मेरी अपॉइंटमेंट की तारीख आई तो मैं बहुत परेशान थी। अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले मेरी और रीशान की मैसेज पर बात हुई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा रिज़ल्ट आया, कैसा रहा। तो उसने बेफिक्रे से कहा कि पता नहीं, आई डोंट केयर। और बदले में मुझसे सवाल किया कि तुम्हारा रिज़ल्ट कैसा रहा। तो मैंने भी बदले यही कहा, पता नहीं, आई डोंट केयर। तो वो हंसने लग गया। उसे लगा मैं मजाक में उसकी बात दोहरा रही हूँ। फिर मैंने लिखा कि वैसे भी दिमाग खराब हुआ पड़ा है, मूड नहीं ठीक। तो उसने मुझसे पूछा कि क्यों। मैंने मैसेज किया कि बताओ क्या। उसने कहा कि शायद क्यों, मैंने इसलिए ही पूछा है। फिर जो बात मैंने किसी को नहीं बताई थी उसे बताई। मैंने उसे बताया कि मेरे शरीर में एक क्लॉट मिला। क्लॉट इतना छोटा है कि पता नहीं लगाया जा सकता है कि ये कैंसर का है या नहीं। कुछ टेस्ट हुए हैं जिनकी रिपोर्ट कल आएगी और डॉक्टर से भी कल ही मिलना है। ना जाने रिपोर्ट में क्या आया होगा। बस यही सोचकर मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। उसने मुझसे सवाल किया कि इज कैंसर गेटिंग स्टोबर्न। मैंने कहा पता नहीं, ये तो डॉक्टर से मिलने के बाद ही पता लगेगा। उसने पूछा कि क्या ये रेयर कैंसर है। मैंने कहा हाँ, ये रेयर कैंसर है। सर्जरी के वक्त डॉक्टर ने कहा था सब ठीक है, पर अब साल भर हो गया, लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं हुआ, सब बिगड़ता जा रहा है। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी जान को इसमें कितना खतरा है। मैंने कहा कि जान का खतरा तो है, ऑपरेशन के वक्त भी था, पर अभी कितना है ये नहीं पता। उसका मैसेज आया कि यू आर ए फाइटर। मैंने कहा कि नहीं हूँ, मैं फाइटर, थक गई हूँ। तो उसने कहा कि हाँ, ये तकलीफदेह है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मुझे पता है। परेशान होने से कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने परेशान होते हुए कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा पैर, पर अभी तक क्यों नहीं हुआ ठीक, और थेरेपी से भी अभी तक ठीक नहीं हुआ। उसने पूछा कि पैर ठीक होने में और कितना वक्त लगेगा। मैंने कहा कि पता नहीं, बस बोलते ही कि वक्त लगेगा, कितना वक्त ये नहीं बताते। उसने कहा कि ये ठीक होने में कुछ लोगों के लिए सालों लग जाते, तुम्हें पता है ना, थोड़ा सा और सब्र रखो, बस जल्दबाजी में काम बिगड़ेगा। मैंने कहा कि अब नहीं होता सब्र मुझसे। तो उसने कहा कि तुम इसमें कुछ कर सकती हो। मैंने चिड़चिड़ाते हुए कहा कि बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है किसी का सिर फोड़ दूं। मेरी इस बात को लेकर उसने कहा कि डॉक्टर का मत फोड़ना बस। मैं हंसती, जैसे उसका इरादा मुझे किसी तरह से हंसाना का था। उसके बहुत हंसाने के बाद मैं बहुत हल्का महसूस करने लगी। आखिर में उसने बाय किया तो अच्छा नहीं लगा, पर मुझे बाय बोलना पड़ा।
भाई के साथ मैंने कहा कि नहीं, ये तो हमेशा का है, वैसे भी मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। तो उसने कहा कि कोई भी कभी भी मर सकता है, चाहे कैंसर के वजह से या फिर बिना कैंसर के। मैंने कहा कि हाँ, मरने से डर नहीं लगता, पर बिना सपनों को पूरा किए बिना मैं मरना नहीं चाहती। तो उसने कहा कि हाँ, जो दिल करे करो, बस सब्र रखो। अगले दिन मैंने शाम को उसे मैसेज किया कि कल अस्पताल जाना है, मुझे घबराहट हो रही है। उसने मुझसे बहुत देर तक बात की, मुझे हंसाया। मैंने कहा कि अगर सब अच्छा रहा तो मैं खूब शॉपिंग करूंगी। उसने कहा कि हुडी ले लेना, मैंने सुना है तुम दूसरों की हुडी लेती हो। मैंने हंसते हुए कहा कि तुमको ही बताया था ये कि मुझे लड़कों के कपड़े अच्छे लगते हैं और तुम्हारे कपड़े बहुत पसंद है। अपनी बातों से उसने मुझे बहुत हंसाया। उस दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की तारीख आ गई। उस दिन सुबह सुबह उसका मैसेज आया, बेस्ट विशेस फॉर टुडे। मैं डरती हुई अस्पताल गई थी, आंखों में आंसू थे। उसके आए मैसेज से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैं लौटी खुशखबरी के साथ कि सब ठीक रहा। घर पहुंचते ही मैंने उसे मैसेज किया। बहुत खुश थी मैं उस दिन, इसलिए ये बात याद करके अभी भी मुस्कुरा रही हूँ। उसकी आंखें मुझे ना जाने कब से सामने दीवार पर लगे शीशे में देख रही है, मुझे पता भी नहीं। एकदम से मेरी नज़र गई तो मैंने उसे देखा और शर्म से आंखें नीचे कर ली। उसने मुझसे कहा कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मेरी और भी तस्वीरें हैं, दिखाओ मुझे भी। उसके ये बोलते ही मैं फिर से हैरान हो गई और सोचने लगी कि इसको मेरी कही और हर बात याद रहती है, इसको याद है ये बात अभी भी। तभी मैंने अपना फ़ोन उठाया और खोलकर फ़ोन उसे दे दिया। बड़े ध्यान से वो सारी तस्वीरों को देखने लगा। मैंने उसे ये नहीं बताया कि उसकी बाकी तस्वीरें मेरे लैपटॉप में है, क्योंकि अगर वो मुझसे लैपटॉप ऑन करवाता तो उसे वॉलपेपर पर लगी हमारी तस्वीर दिख जाती। ना जाने फिर वो क्या कहता मुझसे। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अगर बुरा मान गया तो। फ़ोटो देखकर उसने फ़ोन मुझे दे दिया।